हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है परामर्शन यानी कि काउंसलिंग, उसी विषय में हम आज आगे चर्चा करते हैं। जैसे परामर्शन के उपागम चल रहे थे हमारे, जिसमें हम निर्देशात्मक परामर्शन, काउंसलिंग डायरेक्टिव और निर्देशात्मक या गैर निर्देशात्मक परामर्शन, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, एक्लेक्टिक काउंसलिंग, REBT काउंसलिंग अल्बर्ट एलिस द्वारा प्रतिपादित के विषय में देख चुके हैं। इस विषय में हमने देखा पिछली वीडियो में संज्ञानात्मक व्यवहारवादी परामर्शन में अल्बर्ट एलिस का योगदान और अल्बर्ट एलिस REBT का महत्व। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मानवतावादी या प्रभाववादी परामर्शन, जो कि परामर्शन के उपागम का एक अंग है। तो आगे इसी विषय में हम बात करते हैं। मानवतावादी परामर्शन सिद्धांत मूलतः अस्तित्ववादी मानववादी दर्शन परंपरा से उत्पन्न हुआ है, यानी कि ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग जो है मानववादी दर्शन से परंपरा से उत्पन्न हुआ है। इसमें परामर्श प्रार्थी यानी परामर्श प्राप्त करने वाला प्रार्थी जो है उसे प्रभावपूर्ण ढंग से समझने पर विशेष बल दिया गया है। केम्प 1971, रोजर्स 1975, वारूथ तथा हुबर 1985 जैसे विद्वान इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं। उनका मत है कि मानवीय अंतःक्रिया ही प्रभाववादी परामर्शदाता के लिए ध्यान का केंद्र है। मानववादी मनोविज्ञान को शेफर 1978 की प्रमुख मान्यताएं ही इस सिद्धांत का आधार हैं, जिन्हें हम संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने कई पॉइंट दिए हैं: अनुभव की विलक्षणता, समग्रता, सीमाबद्धता, आत्म परिभाषा। तो जो सबसे पहला पॉइंट इसमें है अनुभव की विलक्षणता, व्यक्तिक अनुभव की विलक्षणता तथा वैश्विक वास्तविक अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि वास्तविकता अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति कल्पना कर लेता है कि मेरे साथ समस्या है और मैं इस समस्या से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो इन कल्पनाओं को ना समझकर या कल्पनाओं को न बताकर वह वास्तविक जीवन में क्या उसके साथ घटित हो रहा है, आगे बढ़ने में क्या बाधा उत्पन्न हो रही है, ऐसी समस्याएं उसे बतानी चाहिए जो उसने अनुभव किया है। ये सपने देखे हैं, सोते समय सपने देख लिए, उनको व्यक्त करना तो व्यर्थ है। जो अनुभव कर रहा है, जैसे कि नंबर उसके हमेशा कम आते हैं, किसी भी कक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाता है, जबकि कड़ी मेहनत करता है, तो क्या कमियां रह जाती हैं, या परिवार में एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, माता पिता से उसकी संबंध अच्छे क्यों नहीं है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, या फिर कोई लत लगी हुई है, नशे की लत लगी हुई है, या फिर कुछ टीवी ज़्यादा देखने की लत लगी हुई है, मोबाइल में समय अधिक व्यतीत करने की लत लगी हुई है, जिस कारण से वह अपने कामों पर ध्यान नहीं लगा पाता है और हमेशा टेंशन से या चिंतन में लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति जो उसके वास्तविक अनुभव है उनको ही व्यक्त करना चाहिए, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। नेक्स्ट है समग्रता। व्यक्ति के समग्र रूप से उसके वर्तमान अनुभवों के संदर्भ में ही जाना जा सकता है। सीमाबद्धता। यद्यपि जैविकीय तथा पर्यावरणीय कारक किन्हीं विशिष्ट रूपों में व्यक्ति को सीमाबद्ध कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण के कुछ कारक ऐसे होते हैं कि उसे सीमाबद्ध कर लेते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देते। फिर भी व्यक्ति को विकसित होने व अस्तित्व निर्माण की क्षमताएं उसमें असीमित रहती हैं। जनतंत्रीय वातावरण में मुख्यतः ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है आत्म परिभाषा। मनुष्य को किसी पदार्थ या तत्व के रूप में सदैव के लिए एक सा परिभाषित नहीं किया जा सकता। मनुष्य या मनुष्यता सदैव ही आत्म परिभाषण की प्रक्रिया में संलग्न रहती है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि मानवतावादी सिद्धांत की 3 प्रमुख विशेषताएं: प्रथम, उसकी अस्तित्ववादी धारणा कि मेरा कोई अस्तित्व है; द्वितीय, व्यक्ति केंद्रित स्वरूप; और तृतीय, समग्रतावादी दृष्टिकोण है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्ति केंद्रित परामर्शन। कार्ल रोजर्स ने गैर निर्देश, यानी कि जो निर्देश नहीं है, गैर निर्देश, क्लाइंट केंद्रित एवं व्यक्ति केंद्रित पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग
शब्द चिकित्सकीय दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए हैं। वर्ष 1942 में कार्ल रोजर्स ने परामर्श और मनोचिकित्सा का प्रकाशन किया था। इसमें उन्होंने गैर निर्देशक चिकित्सा के विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि यह चिकित्सा के कार्य का पालन करने के लिए ग्राहक के नेतृत्व का था। व्यक्ति केंद्रित परामर्श मानव प्रकृति की कुछ महत्वपूर्ण पूर्व कल्पनाओं जैसे स्वतंत्रता, विवेक पूर्णतावाद, परिवर्तनशीलतावाद, आत्मनिष्ठा, अग्रलक्ष्यता तथा अज्ञेयता पर अधिक बल दिया गया है, जबकि मानव प्रकृति के शरीर गठनात्मक पूर्व कल्पना पर नाम मात्र का ध्यान दिया गया है। रोजर्स के अनुसार प्राणी एक ऐसा दैहिक जीव है जो शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार के कार्य करता है। इसमें प्रासंगिक क्षेत्र तथा आत्मन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इन्होंने परामर्शक एवं परामर्श प्राप्तकर्ता में अंतःक्रिया को विशेष महत्व दिया है। दोनों को पर्याप्त रूप से सक्रिय रहना चाहिए, परंतु मुख्य भूमिका परामर्श लेने वाले के द्वारा ही निभाई जानी चाहिए, क्योंकि उसकी तत्परता तथा आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है। परामर्शी प्राप्तकर्ता की समस्याओं के समाधान तथा व्यवहार परिमार्जन में उसके भूत की जगह वर्तमान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। यानी कि जो बीत चुका है वो तो बीत चुका है, लेकिन वर्तमान में क्या अनुभव कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके साथ क्या समस्याएं हैं, उन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। परामर्शदाता की समस्या तक जाने का या फिर छानबीन करने की अपेक्षा वर्तमान व्यवहार, आवश्यकताओं तथा भावनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि परामर्श प्राप्तकर्ता से भली भांति सामंजस्य स्थापित करते हुए उसे परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय बनाया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई एवं जो कहें कि अच्छाइयाँ रहती हैं या फिर अच्छाइयाँ एवं शक्तियों का कोष अंतर्निहित होता है, यानी कि उसमें विद्यमान होता है, तथा प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय है। किसी व्यक्ति में हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत किसी व्यक्ति में कोई गुण होता है, किसी व्यक्ति में कोई गुण होता है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा ही है या प्रत्येक व्यक्ति में कोई गुण है ही नहीं। समस्याएं सबके सामने आती ही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किस प्रकार उसकी शक्तियों को जगाया जाए। अगर ऐसा कर दिया जाए तो वह स्वयं ही अपनी समस्याओं का समाधान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यहाँ बात आती है लक्ष्य की, तो यहाँ एम और ऑब्जेक्टिव्स दो बातें होती हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं, उन पर होकर वह अपने लक्ष्य यानी कि एम को प्राप्त करता है। परामर्शदाता द्वारा दिए जाने वाले कार्यों के स्थान पर परामर्श लेने वाले के द्वारा जो योगदान परामर्श प्रक्रिया में दिया जाता है उसका महत्व सदैव ही अधिक माना जाता है। कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति केंद्रित परामर्श की जो विशेषताएं प्रस्तुत की हैं वे इस प्रकार से हैं। इसमें पहली जो विशेषता है वह है परामर्श प्राप्तकर्ता अंतर्निर्देशित परामर्श का केंद्र बिंदु होता है। व्यक्ति परामर्श में व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। परामर्शदाता ऐसा वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है कि परामर्श प्राप्तकर्ता उस वातावरण में स्वयं अपनी समस्या का हल ढूंढ लेता है तथा स्वयं को अन्य किसी पर निर्भर नहीं मानता, वह किसी अन्य व्यक्ति से निर्देशित नहीं होता। व्यक्ति केंद्रित परामर्शन में व्यक्ति भावनाओं एवं आवेगों का सम्मान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट विशेषता है, व्यक्ति केंद्रित परामर्श का मुख्य रूप से संबंध आवेगों से होता है, जहां व्यक्ति की भावनाओं एवं आवेगों को पूर्ण सम्मान दिया जाता है। हम सामान्य जीवन में देखते हैं कभी कोई व्यक्ति निराश हुआ हमारे पास आता है, अगर हम उससे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं तो भावनाओं में बहकर अपनी सारी समस्याएं व्यक्त कर देता है। लेकिन हम उसके साथ मजाक जैसा व्यवहार करते हैं, कमेंट्स उसके साथ उन्हें प्रस्तुत करते हैं, तो व्यक्ति अपनी जो भावनाएं होती हैं उनको दबा लेता है और व्यक्त नहीं कर पाता है और बनावटी व्यवहार करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति किसी भी बात को लेकर परेशान है, परेशानी होते हुए भी वह अपने आप को प्रसन्न बताता है, सुखी बताता है और
कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट है वह अपने मार्क्स छिपा लेता है, अधिकांश ऐसा होता है क्योंकि वो दूसरे लोग हमेशा जो है दूसरे बच्चों से उसकी बराबरी करते हैं और उसको जब कभी भी कम अंक प्राप्त होते हैं तो उसकी मजाक जैसी बनाते हैं। तो जैसे कभी किसी ने पूछा कि आपके कितने नंबर आए हैं, तो अगर उसके मान लीजिए 50% आए हैं तो 70-80% बताएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मजाक बनाए। तो इस कारण से जो है हीन भावना से ग्रस्त ना हो, तो इस कारण से वो ऐसी समस्या परिस्थिति उत्पन्न करता है, उसके आगे और समस्या बढ़ जाती है क्योंकि उसने ऐसा किया है। फिर आगे आगे जब व्यक्ति बढ़ता है तो अपने झूठ को छिपाने के लिए उसके साथ समस्याएं आती जाती हैं। अतः व्यक्ति केंद्रित परामर्श या परामर्शक भावना प्रधान है, बुद्धि प्रधान नहीं है। नेक्स्ट है प्रेम पूर्ण सहयोगात्मक वातावरण। इस परामर्श के अंतर्गत परामर्शक एक मित्र के रूप में सहायता करता है। वह प्रजातांत्रिक मूल्यों को मानता है तथा सुंदर माहौल तथा तालमेल बैठाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान खोज लेता है। वह व्यक्ति की भावनाओं का आदर ही नहीं बल्कि विश्वास भी प्राप्त कर सकता है। अब हम देखेंगे परामर्शन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। परामर्श के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक, परामर्शदाता के लिए सैद्धांतिक आधारों का परिचायक होना अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन की यानी कि जो परामर्श है उसकी सुविधा उसे प्राप्त हो जाती है, जिसके अंतर्गत 3 सिद्धांतों का वर्णन किया जा सकता है, जो हैं सबसे पहले तर्क संगत यानी कि बोधात्मक सिद्धांत। बोधात्मक सिद्धांत में यह स्वीकार किया जाता है कि संज्ञान या बोध व्यक्ति के संवेगों या व्यवहार के में जो है सबसे प्रबल निर्धारक है। व्यक्ति जो सोचता है उसी के अनुसार अनुभव या व्यवहार करता है। तर्क संगत सिद्धांत की एक अन्य लोकप्रिय एवं प्रचलित विधा कार्य संपादन विश्लेषण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें व्यवहार की समझ इस मान्यता पर निर्भर करती है कि सभी व्यक्ति अपने पर विश्वास करना सीख सकते हैं, अपने लिए चिंतन या व्यवहार कर सकते हैं, अपने निर्णय ले सकते हैं तथा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत की सामान्य जो परिकल्पनाएं हैं हॉरिस द्वारा जो बताई गई हैं वे हैं, मैं अच्छा हूँ आप भी अच्छे हैं, ये एक स्वस्थ मानसिक दशा होती है। मैं अच्छा नहीं हूँ और आप भी अच्छे नहीं हैं, ये जीवन में निराशावादी दृष्टिकोण रखने वाले लोगों की मानसिकता है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो ये बातें तो हम सामान्य जीवन में देखते ही हैं। मैं अच्छा हूँ और आप अच्छे नहीं हैं, ये उस व्यक्ति की मनोस्थिति है जो दूसरे को अपने दुखों का कारण स्वीकार करता है। मैं अच्छा नहीं हूँ आप अच्छे हैं, ये लोगों की सामान्य मनोस्थिति है, जबकि वे अन्यों की तुलना में अपने को शक्तिहीन अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा कि सामान्य रूप में कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, हमें तो ये आता ही नहीं है, तो ये एक समस्या ही बन जाती है। नेक्स्ट है संवेगात्मक या यथार्थवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता परामर्श का विभिन्न चरणों में संयोजित होना है। चरणों के अनुरूप इस सिद्धांत में परामर्श की विभिन्न अवस्थाएं स्वीकार की गई हैं। सभी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी व अंतः क्रियाशील मानी जाती हैं। यही व्यवस्था प्रारूप मूलतः इस सिद्धांत का आधार है व परामर्श की विशिष्ट प्रविधि का जनक है। संक्षिप्त रूप में इन अवस्थाओं को इस प्रकार जाना जा सकता है। प्रथम अवस्था है सामान्य अन्वेषण, द्वितीय अवस्था है द्विआयामी यानी कि सामान्य परिभाषा के रूप में ली जा सकती है, तृतीय विकल्पों का विज्ञान करना, चतुर्थ है आयोजना, पंचम है क्रिया प्रतिबद्धता, षष्ठम मूल्यांकन एवं फीडबैक दिया जाता है। इसमें इस सिद्धांत में भावात्मक पक्ष के साथ साथ यथार्थ पक्ष अथवा वास्तविक परिस्थितियों को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इसीलिए परामर्श व्यवहारिक, स्वकेंद्रित व भावात्मक स्थितियों को ध्यान में रखकर यथार्थ परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति एकीकरण की ऐसी व्यवस्था की कल्पना में सक्षम हो जिसके द्वारा व्यक्ति विकास के साथ साथ समकालीन जगत के लिए लाभदायी वातावरण का निर्माण कर सके। इसी के साथ हम देखेंगे व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत परामर्श प्राप्तकर्ता के अवलोकनीय व्यवहारों पर बल देता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादी परामर्श प्राप्तकर्ता के अनुभवों की अपेक्षा उसके व्यवहारों को जानने व समझने में अधिक रुचि रखते हैं।
व्यवहारवादी परामर्शदाता के लिए भावनाओं या जागरूकता के स्तरों की अंतर्दृष्टि पर्याप्त नहीं है। यह परिवर्तन के लिए क्रिया या व्यवहार को शब्दों की अपेक्षा अधिक सार्थकता स्वीकार करता है। व्यवहारवादी समस्याग्रस्त व्यक्ति के लक्षणों पर अधिक ध्यान देते हैं। ये समस्याएं अधिकांशतः परामर्श प्राप्तकर्ता द्वारा अपने व्यवहार करने के ढंग या व्यवहार करने में असफल होने से संबंधित होती हैं। इस प्रकार व्यवहारवादी परामर्शदाता मुख्यतः क्रिया पर बल देता है। इसके अंतर्गत परामर्श प्राप्तकर्ता का उसे नष्ट अहम दशा के पुनर्निर्माण हेतु प्रेरित करता है। सामान्य अनुकूल अहम दशा के उपयोग की प्रणाली अपनाने में सहायता करता है तथा उसे जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने व विकसित करने की क्षमता दृढ़ करने में सबलता प्रदान करने में सहायता देता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा उपागमों के विषय में तथा परामर्शन के सिद्धांतों के विषय में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।